हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप हमको दोनों को पता है कि हमारा फर्स्ट लेसन जो 12th का था, फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन ऑर्गन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है और आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको उसको एक बहुत ही सिंपल वे में डिलीवर करने की कोशिश की है, वो डिलीवर भी हुआ है। उसके बाद पीडीएफ आपको भेजी है जिससे आप बाद में अपने अकॉर्डिंग उसका समराइज कर सकें। उस लेसन के हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन भेजे हैं आपको, वो भी आपने देखे हैं। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद बना के भेजे हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड के, वो मैंने भेजे आपको। तो बोर्ड का काम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने जो कुछ अच्छे क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया है क्लास में ऑब्जेक्ट नीड के लिए। और फिर अभी रिसेंटली आपको याद है कि मैंने लगभग 80 क्वेश्चंस आपको घर पे सोल्व करने के लिए भेजे हैं। तो इस तरह से अगर हम करते रहेंगे तो हमारा बोर्ड और नीड बिल्कुल परफेक्टली चलता रहेगा। यहाँ मुझे आपसे एक ये भी कहना है कि बहुत सारे बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि भाई शायद हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं कहता मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, जब तक आप नहीं कहोगे वो हमारा पढ़ाना वो एक जैसा ही। लेकिन अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कम से कम आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे नंबर सब्सक्राइब बढ़ता है तो हम इसमें और डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये लेसन या ये कंटेंट या ये जो हमारा चैनल है ये आपको जो आपकी उम्मीदें हैं उनको बोर्ड और न्यूज दोनों की पूरा कर रहा है, तो फिर आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और जो आपके आसपास, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चिंता ना करें, कुछ देना नहीं है, बिल्कुल। ये तो एक हम लोगों की मॉरल ड्यूटी भी है, सोशल ड्यूटी भी है। इस मुसीबत टाइम पे हम सबको जो जिसके लिए हो सकता है वो करना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है कि अब हम बच्चों के लिए ऐसा करें जो वो डॉक्टर बन जाए और आगे डॉक्टर कमी ना रहे। तो आज का पहला यही है कि यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको सेटिस्फेक्शन है। और याद रखें कि जितना भी लेसन टफ होंगे आगे उतने आपको ज्यादा अच्छा समझाया जाएगा। हल्का तो कोई भी समझा सकता है, लेकिन जितना टफ होता है उसमें उतने मजा आता है। जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे टॉपिक जरूर हैं जहां पर आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो आज फर्स्ट लेसन को पीछे छोड़ते हुए हम अगले पायदान पर जा रहे हैं। सेकंड लेसन है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आप अपने आसपास बहुत सारे प्लांट देखते हो और उनमें फ्लावर्स भी होते हैं। हमने पहले लेसन में पढ़ा है कि जो फ्लावर है दैट कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर में ही होते हैं। और याद रखिए जिन प्लांट्स में फ्लावर होते हैं वही प्लांट एंजियोस्पर्मिक कहलाते हैं। तो मेन फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट इज प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, एंड फ्लावर जो है दैट कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो फ्लावर का बनना किसी प्लांट में इस बात को इंडिकेट करता है कि वो प्लांट रिप्रोडक्शन कर रहा है। अब जो फ्लावर है ये प्लांट के किस पार्ट से डेवलप होता है? सच्चाई तो ये है कि प्लांट का जो शूट है, जिसे स्टेम और लीव बोलते हैं, शूट जो है, तना जो है, वही मॉडिफाइड होके फ्लावर बनाता है। तो फ्लावर हैज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इट इज कंसर्न टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सभी प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते, ना तो एल्गी में है, ना ब्रायोफाइट में है, ना टेडोफाइट में है, ना जिम्नोस्पर्म में है। इन हाँ, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर बनने का थोड़ा सा एहसास हो गया, एक प्रिमिटिव फ्लावर बनने की शुरुआत हो गई। सभी प्लांट में नहीं, केवल एफिड्रा में। तो अगर हम ये कहें कि किस ग्रुप में पहली बार फ्लावर फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, तो जवाब होगा एफिड्रा, जो एक जिम्नोस्पर्म है। लेकिन उसका फ्लावर ऐसा नहीं है जिस देख आप खुशी लगे आप होगी वो फ्लावर, क्योंकि उसमें ब्रैक्ट है और ब्रैक्ट के साथ या तो ओव्यूल है या स्टामिना, बस ये फ्लावर है। सेपल पैटल का कोई वहां पर कंसेप्ट नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे
कि फ्लावर इज द मेन फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो प्लांट के लिए तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैरी करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन आपके हमारे लिए भी फ्लावर की बहुत वैल्यू है। फ्लावर हैज एस्थेटिक वैल्यू। ऐसे मतलब होता है उसका ब्यूटी से कंसर्न होता है। आप तो एक बात फूल जैसे ये, फूल जैसे वो, तो आप उसको ब्यूटी से जोड़ते हो। तो फ्लावर की एस्थेटिक वैल्यू है, उसकी ब्यूटी से हमें अच्छा लगता है कि कितना सुंदर फ्लावर है, हमें अच्छी सेंस देता है। फ्लावर हैज कल्चरल वैल्यू। कल्चर मतलब क्या होता है कि आप देखिए डिफरेंट जो सेरेमनीज होती हैं उनमें आप फ्लावर ऑफर करते हो, फूल चढ़ाते हो, तो वो कल्चरल वैल्यू है। और ऑर्नामेंटल वैल्यू ये है कि फ्लावर जहां भी आप लगाते हो सुंदर बना देता है। जहां फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आपके तो भाई मेरे यहाँ इतना सुंदर फूल खिले हुए हैं, आपको वो एक अच्छी सेंस देता है। तो एस्थेटिक वैल्यू ब्यूटी के लिए होता है, कल्चरल वैल्यू जो हमारे ट्रेडिशन है उनके लिए होता है, और ऑर्नामेंटल वैल्यू वो डेकोरेशन सजावट के लिए होता है। आप फूलों की माला बनाते हैं, क्या क्या करते हो, और लेन देन भी करते हैं, ये भी एक वैल्यू है जो बुक में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको नहीं करनी है वैल्यू, ये वैल्यू आपके लिए नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद आप इस वैल्यू का यूज कर सकते हो, लेन देन वाली वैल्यू का यूज कर सकते हो, अभी नहीं करनी, अभी तो केवल जो बाकी वैल्यू को ध्यान देना है। अब देखिए फ्लावर की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड एंथोलॉजी। जो फ्लावर की स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी है। और देखिए आप जो फ्लावर देखते हो वो खिला हुआ होता है, ब्लूमिंग फॉर्म में होता है, लेकिन क्या सभी फ्लावर ब्लूम करते हैं, क्या सभी फ्लावर खिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ब्लूमिंग के बेस पर, खिलने के बेस पर दो तरह के फ्लावर होते हैं, और मैं उनको बोल रहा हूं चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस फ्लावर जो खिलते हैं। जैसे आप रोज फ्लावर देखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लावर है, मतलब ऐसे हम लोगों के लिए। दूसरा, जितने भी आप खिले हुए फूल देखते हो किसी प्लांट का हो, वो चेस्मोगैमस है, तो ये ब्लूम करता है, खिलता है, ब्लूमिंग फ्लावर, ब्लूम करने वाला। लेकिन वे फ्लावर जो खिलते नहीं है दे आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस, नॉन ब्लूमिंग, ये खिलेंगे नहीं। आप कहोगे नहीं सर हमें क्या फायदा होगा, भैया आपने थोड़ी बनाया गया है, ये तो प्लांट के रिप्रोडक्शन के बना है। आपको तो बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ली दीवाने हो रहे हैं, तो ये प्लांट के लिए है, हमारे लिए तो इसकी हमने वैल्यू बना ली अपने आप। लेकिन क्लिस्टोगैमस नहीं खिलेगा, चेस्मोगैमस खिलेगा। अब क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो आप वीट में देख सकते हो, राइस में देख सकते हो, वीट और राइस में आप उसे देख सकते हो। और जो खिलते नहीं है वो कहने को ही प्लांट के लिए फ्लावर है, हमारे लिए फ्लावर तो नहीं लगते हैं, ऐसे तो ऐसे लगा हुआ, कुछ नहीं क्या लगा हुआ है। तो यानी बातों बात में क्या बात क्लियर हो गई कि सभी फ्लावर ब्लूम नहीं करते। ठीक है, दो तरह के फ्लावर हो गए। अब जो फ्लावर का खिलने का प्रोसेस है, बन था बड़ थी कली थी, धीरे धीरे खिल रहा है, ब्लूम कर रहा है। तो ब्लूमिंग जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एंथेसिस। फूल का खिलना एंथेसिस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एंथेसिस। तो स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर एंथेसिस है। और खिलने वाले चेस्मोगैमस हैं और ना खिलने वाले क्लिस्टोगैमस। और फ्लावर जो है ये मॉडिफाइड शूट है, स्टेम का ही पार्ट। फ्लावर प्लांट के लिए रिप्रोडक्टिव वैल्यू रखता है और हमारे लिए एस्थेटिक वैल्यू, कल्चरल वैल्यू और ऑर्नामेंटल वैल्यू रखता है। ठीक है, अब हम और बात करें। देखिए सबसे बड़ा फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज रैफ्लेशिया। अगर मैं लार्जेस्ट फ्लावर की बात करूं तो वो रैफ्लेशिया का है। रैफ्लेशिया फ्लावर लार्जेस्ट है। और अगर मैं आपसे कहूं कि कल आप अवंती आना और 4 फ्लावर रैफ्लेस ले जाना, तो आप नहीं ले जा सकते, गधा लाना पड़ेगा, गाड़ी घोड़ा लाना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लावर का वेट 12 से 15 केजी होता है।
तो यानी अगर 4 साल बाद 50 kg से लेकर 60 kg तक वेट होगा जो हम नहीं उठा पाएंगे। इतना बड़ा फ्लावर है, इसका जो डायमीटर है वो 1.2 मीटर होता है, ऐसे बिल्कुल इतना डायमीटर है इसका 1.2 मीटर, तो ये डायमीटर बड़ा है। फ्लावर का कलर रेडिश येलो होता है। और बड़ी बात ये भी है कि रैफ्रेशिया एक कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट है, रूट पैरासाइट है। इसमें लीव्स नहीं होती क्योंकि खाना नहीं बनाता, ये अपनी रूट को अपने पड़ोसी प्लांट की रूट के साथ ट्रैप कर लेता है, उसमें एम्बेडेड कर फंसा देता है, एम्बेड कर देता है, धसा देता है, और जाइलम के साथ जाइलम कनेक्ट कर देगा, फ्लोएम के साथ फ्लोएम कर देगा। उसने वाटर एब्जॉर्ब किया, आ जाए मेरी तरफ, उसका खाना है वो आ जाए मेरी तरफ, जरूरत नहीं से। तो ये कंप्लीटली रूट पैरासाइट है। और जो कंप्लीट रूट पैरासाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। इसमें वेल डेवलप्ड जो पार्ट है वो रूट है, स्टेम रिड्यूस्ड है, और केवल इसका फ्लावर ही सोइल से बाहर आता है, डेवलप होता है। और हमें तो याद है कि जब हमारे सर ने इसके बारे में कुछ बात की थी 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी में, तो उन्होंने कहा था कि बेटा इस फ्लावर का पोलिनेशन एलिफेंट करता है, हाथी करता है। हम भी खुश के बड़ा फूल बड़ी बात बड़ा हाथी वही करता होगा। इन सच्चाई ये है कि इसका पोलिनेशन बीज से, मक्खियों से होता है, बीज, और बीज को अटैक करने के लिए ये एक फाउल स्मेल का, गंदी स्मेल का म्यूकस बनाता है, चिपचिपा जैसे, और ताकि मक्खियों उससे बीज अटैक होती हैं, उन्हें उसका खाना मिलता है, साथ ही साथ वो उसके पोलन को ट्रांसफर करती हैं। तो जो रैफ्रेशिया का पोलिनेशन होता है वो किससे होता है? बीज से होता है। लार्जेस्ट फ्लावर है, टोटल रूट पैरासाइट है, लीव्स नहीं होती, स्टेम रिड्यूस्ड है, रूट वेल डेवलप्ड है। फ्लावर के बैड स्मेल होने की वजह से इसके पास हम आसानी से खड़े नहीं हो पाते। अब सबसे छोटा फ्लावर कौन है? स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करेंगे। स्मॉलेस्ट फ्लावर ये होता है वोल्फिया। वोल्फिया फ्लावर स्मॉलेस्ट, ठीक है, इससे छोटा फ्लावर नहीं होता। और तो बड़ा छोटा हम पता चल गया, और ये पता चल गया कि फ्लावर एंजियोस्पर्म प्लांट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब जरा दो वर्ड समझें, एक वर्ड है स्पोरोफाइट, एक वर्ड है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट ये क्या है? देखिए, प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेज आएंगे, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, और ये हमने पढ़ा है 11th में प्लांट किंगडम में ही, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। जो फेज डिप्लॉयड होती हैं वो स्पोरोफाइट होती है, जो फेज हैप्लॉयड होती है वो गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट स्टेज पर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो यानी जो आप प्लांट देखते हो, मैंगो का हो या आकार का पीपल का हो, रोज का हो, जो भी आपके आसपास प्लांट हैं, जो आप वो प्लांट देख रहे हो वो उसका स्पोरोफाइट है। एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। क्या होती है? स्पोरोफाइट। ठीक है। अब गैमेटोफाइट कहाँ है? गैमेटोफाइट फ्लावर में डेवलप होता है, जो हम लेसन में आगे पढ़ेंगे। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप इनटू फ्लावर। तो अब हमें ये पता चल गया कि फ्लावर रिप्रेजेंट टू द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियो प्लांट में फ्लावर भी छोटा होता है और उसी के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं, वो और भी छोटे होते हैं। तो यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है, छोटा है, और वो किस पर डिपेंड है? दैट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। सारा खाना पानी से मिलेगा उसे। अब जितना फ्लावर छोटा होगा गैमेटोफाइट उतना ही छोटा होगा, स्मॉल होगा। और यहीं पे क्वेश्चन बना दिया कि भाई साहब ये बता दो आप हमें कि पूरे एंजियो प्लांट में स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइट किसमें होता है? तो जिसमें सब छोटा फ्लावर होता है वोल्फिया है, इसमें सब छोटा गैमेटोफाइट होगा। ये क्लियर हो गया हमें। तो जो आप प्लांट देखते हो वो स्पोरोफाइट है, जो फ्लावर में डेवलप होगा वो गैमेटोफाइट है। ठीक है। अब
हम आगे बात करेंगे। देखिए जो फ्लावर है उस डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और फिर उसके आगे हम उसकी बात करेंगे। तो अब किसी भी फ्लावर में, ज्यादातर फ्लावर सभी में, किसी ज्यादातर फ्लावर में एक स्टॉक होता है, डंठल जब पकड़ते हो। अब रोज फ्लावर आप देखा कैसे पकड़ते हो, उसमें एक स्टिक होती है, डंडी होती है, छोटी बारीक सा होता है, दैट इज कॉल्ड पेडिसल। तो ए फ्लावर हैज ए पेडिसल। क्या होता है? पेडिसल होता है, इसे बोलते हैं पेडिसलेट फ्लावर। लेकिन ज्यादातर में होता है, सभी में पेडिसल नहीं होता, ये पकड़ने वाला पार्ट नहीं होता। अगर किसी फ्लावर में पेडिसल नहीं है उसको बोलते हैं सेसाइल। क्या बोलेंगे? सेसाइल, दैट इज कॉल्ड सेसाइल। क्लियर? अब तो पेडिसलेट हो गया। अब जो पेडिसल है इसका टॉप पार्ट, आगे का पार्ट थोड़ा सा स्वेलअप होता है। आप किसी फ्लावर को लेकर देखना सारा, अपने आप उसका पोस्टमार्टम करोगे और जो पार्ट बता रहा हूँ वो आपको दिखाई देगा। इस पार्ट को बोलते हैं जो रिसेप्टिव, सॉरी, जो पेडिसल का स्टोक का टर्मिनल पार्ट है जो खुला हुआ है उसे हम बोलते हैं थैलेमस, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। और रिसेप्टिकल, इसके दो नाम है, थैलेमस और रिसेप्टिकल। ठीक है? अब जितने भी पार्ट फ्लावर के हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अटैच टू द थैलेमस, सारे पार्ट इससे अटैच रहते हैं, चाहे वो सेपल हो, चाहे वो पेटल हो, चाहे वो स्टामिन हो और चाहे वो पिस्टिल हो। अब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पीछे नीट में ही, उन्होंने पूछा जो स्टामिन है उसका अटैचमेंट किस पार्ट से होता है, तो आप क्या, वो थैलेमस से होता है या रिसेप्टिकल से होता है, जो भी वो ऑप्शन देंगे। अब वो कहें सेपल, हम कहेंगे इससे ही, पेटल इससे ही, पिस्टिल इससे ही। तो ऑल द 4 पार्ट्स आर अटैच टू द थैलेमस। और इसी थैलेमस में नेक्ट्रीज होती हैं जो नेक्टर बनाती हैं। जिन फ्लावर में पॉलिनेशन इंसेक्ट होता है, बर्ड्स होता है, बैट से होता है और उनमें नेक्टर बनता है, और वो नेक्टर बनाने का काम नेक्ट्रीज का है जो थैलेमस में प्रेजेंट होती। अब ये तो हो गया स्टार्टिंग पार्ट। अब देखिए हर फ्लावर में 4 सर्किल होते हैं। कितने सर्किल? 4 सर्किल होते हैं। और जो पहला सर्किल है इट इज कॉल्ड कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। और जो कैलिक्स है ये जनरली ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है। किसी फ्लावर में सबसे पहले जहां पर थैलेमस होगा वहीं पर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी और वो पूरा सर्किल बनाती है। जो एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं सेपल। क्या बोलेंगे उसको हम? सेपल। और सर्किल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। तो सेपल से क्या बनेगा? कैलिक्स बनेगा। तो एंटायर सर्किल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। और हम ये भी जानते हैं ये सेपल जनरली ग्रीन होते हैं। इनका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल? ये हमने पढ़ा है आपको मॉर्फोलॉजी में, और क्योंकि हम इसमें लिंक हो रहा है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सेपल जो है इनका काम, जो बड है जब तक फूल खिला नहीं है उस बड को प्रोटेक्ट करने का होता है, सुरक्षा देने का होता है। तो सेपल्स प्रोटेक्ट टू द बड। इसलिए अगर फूल खिल जाएगा तो उसके बाद जो बड है इसका काम खत्म हो जाएगा, इसका काम नहीं बचेगा। इसलिए फूल खिलने के बाद कुछ टाइम बाद जो सेपल है वो गिर जाते, खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें सेपल गिरते नहीं हैं, यहां तक कि फ्रूट बन गया उस फ्रूट के साथ भी अटैच रहते हैं। ऐसे सेपल्स को या ऐसे कैलिक्स को हम कहते हैं परसिस्टेंट। हम क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट बोलते हैं। परसिस्टेंट, हमेशा लगे रहने वाले। अभी आप क्लास के बाद देखना, ब्रिंजल बैंगन में ऊपर लगे हुए हैं ग्रीन ग्रीन, वो सेपल है। टोमेटो जब आया उस पर लगे हुए बिल्कुल ऊपर फ्रूट के साथ, सेपल हैं। चिली में लगे हुए हैं। और ज्यादातर एक फैमिली हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है सोलेनेसी। इस फैमिली में जनरली सेपल्स परसिस्टेंट हैं, वो फ्रूट के साथ तक लगे रहते हैं, गिरते नहीं हैं। तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये मिल गया आपको कि इन विच फैमिली सेपल्स आर परसिस्टेंट
तो जवाब होगा आपका सोरेनेसी, जो हमारे सिलेबस में है, इससे इंपॉर्टेंट है। टमाटो का एग्जाम्पल टोमेटो है, उसका एग्जाम्पल ब्रिंजल है, उसका एग्जाम्पल चिली है। तो सैपल की बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद जो फ्लावर है उसका सेकंड पार्ट, सेकंड सर्किल कहलाता है कोरोला। जो सेकंड सर्किल है उसको हम बोलते हैं कोरोला। और जो कोरोला है ये कलर्ड लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर बना होता है, और हर उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेटल, या हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ी, पेटल। तो कोरोला इज द सर्किल ऑफ पेटल। किसका सर्किल है? ये सर्किल है पेटल का। और पेटल्स आर द कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हीं की वजह से फ्लावर ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, सेंटेड होता है, सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, खुशबूदार होता है पेटल का। और अगर पेटल सुंदर नहीं है तो फ्लावर सुंदर नहीं है। तो ब्यूटी ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू पेटल। अब नेचर ने फ्लावर में पेटल सुंदर क्यों बनाया है? नॉट फॉर अस, आपके और हमारे लिए नहीं है। इन पेटल की जो सुंदरता है, ब्यूटी है, सेंट है, उसका मकसद उन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है जो उसका पोलिनेशन करेंगे। तो पेटल का काम क्या हुआ? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पोलिनेशन। क्लियर हो गया? और जब पोलिनेशन हो जाएगा, जो पेटल्स है इनका काम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो लेना देना था वो हो चुका है। तो दो सर्किल आपको क्लियर हो गए। मैं डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम में ये आपको रंगीन से दिखाई देते हैं ऐसे, ये इस तरह के। और कितने बना लो, मैं तो दो ही बना रहा हूं। तो ये पैटर्न बनाया मैंने, पैटर्न, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव, सुंदर है। अब होता क्या है देखिए, सेपल और पेटल फ्लावर के डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। ये फ्लावर के एसेसरी पार्ट हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोसियम रिप्रेजेंट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। तो एंड्रोसियम मेल को रिप्रेजेंट करेगा और गाइनोसियम फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैं थर्ड सर्किल की बात करूंगा, और उसको मैं क्या बोलूंगा? थर्ड को मैं बोलूंगा एंड्रोसियम। कैल्शियम यूनिट सेपल है, जो कोरोला है इसकी यूनिट पेटल है, और जो एंड्रोसियम है ये कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और इसकी यूनिट होती है स्टामिन। इसकी यूनिट क्या है? स्टामिन। इट रिप्रेजेंट टू द स्टामिन। ठीक है। अब स्टामिन जो है उनके ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। टोटल स्टामिन कॉल्ड एंड्रोसियम। थर्ड सर्किल है, इसेंशियल है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। अगर फ्लावर में केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसमें स्टेमिन होंगे, और मेल फ्लावर इज आल्सो कॉल्ड स्टेमिनेट। स्टेमिन को क्या नाम दिया हमने उनको? स्टेमिनेट। तो ये स्टेमिन है, और मैं डायग्राम बना देता हूं। ये स्टेमिन में बना रहा हूं, ये लो। और देखो सभी के सबका अटैचमेंट जो किसके साथ है? सबका अटैचमेंट थैलेमस के साथ है। ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैव अटैचमेंट थैलेमस। तो उन्होंने पूछा है अभी तक स्टेमिन का, और हम सबकी बात करें, सेपल भी, पेटल भी और पिस्टिल भी, दे आर अटैच टू द थैलेमस, रिसेप्टिक। ये हो गया थर्ड सर्किल। अब जो फोर्थ और लास्ट सर्किल है उसे हम बोलेंगे गाइनोसियम। किसी फ्लावर में 4 ही सर्किल होते हैं गाइनोसियम, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको रिप्रेजेंट करता है। ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। मेल पैसा उड़ाते हैं, मम्मी पैसा बचाती हैं, जमा रखती हैं, और मेल उड़ाता रहता है। गाइनोसियम। अब जो गाइनोसियम है वो किससे मिलकर बना होता है? उसकी यूनिट क्या है?
इसकी यूनिट होती है पिस्टिल। पिस्टिल। और अगर फ्लावर फीमेल है उसमें स्टैमिन नहीं होंगे, पिस्टिल होंगे, और ऐसे फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेट। हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा है, पिस्टिलेट, स्टेमिनेट, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, मोनोसियस, डायोसियस, वो वर्ड वहां के वो क्लियर होने चाहिए, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है जब टीचर को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चों क्या होगा। तो पहला तो टीचर का ही मजबूत होना जरूरी है, उसको चीजें क्लियर होनी चाहिए, और जितना क्लियर उसको होगा उतना ही वो आसानी से समझा पाएगा। ये सभी टीचर के लिए मैंने सबकी बात जनरल बात कर, और बहुत सारे अच्छे टीचर जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पढ़ाते हैं फटाफट। अब पिस्टिल पे आ गए। अब जो पिस्टिल है ये बिल्कुल 4 सर्किल है, सबसे अंदर तरफ होता है। ये मैंने पहले लेबल कर दूं, ये स्टैमिन की लेबल कर दूं, दिस इज स्टैमिन। तो मैंने 2 स्टैमिन बनाए हैं, ये स्टैमिन है। मैं तो केवल एक जनरल आब्स्ट्रैक्ट बना के दिखा रहा हूं आपको, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट हैं। अब मैं बात हूं पिस्टिल की, तो पिस्टिल में पिस्टिल है 3 पार्ट, जिसको बोलते हैं स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तो हो गई स्टिग्मा, प्लेटफॉर्म जैसा स्टिग्मा। ये हो गया स्टाइल, ट्यूब लाइक स्टाइल होती है, और ये बल्बस पार्ट ओवरी होता है, और ये पूरा मिलकर बन गया एक पिस्टिल। तो ए फ्लावर में 4 पार्ट हो गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जिनकी यूनिट है सेपल, पेटल, स्टेमिन एंड पिस्टिल। ये बात हो गई। अब ये तो फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर की बात है। अब हम आगे बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल की और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। और अब हमें सेपल और पेटल हम पता है कि इनका डायरेक्ट काम नहीं है, एक्सेसरी पार्ट है। ये बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये इंसेक्ट को अटैक करता है पॉलिनेशन के लिए, लेकिन ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल गैमेट बनवाएगा और ये फीमेल गैमेट बनवाएगा। मेल और फीमेल गैमेट ही सेक्स रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले वो बनेंगे और फिर फ्यूजन होगा, उससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे बात क्या है, देखिए स्टैमिन की बात करेंगे। स्टैमिन, और ये पता चल गया आपको, स्टैमिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टैमिन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब स्टैमिन में मेनली 2 पार्ट होते हैं, ध्यान से 2 पार्ट होते हैं कि स्टैमिन हैज 2 पार्ट्स। एक तो एंथर है, एंथर द मेन पार्ट ऑफ स्टैमिन, और एक लंबा फिलामेंट है, और ये फिलामेंट ही अटैच रहता है किसके साथ, दिस फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस। और यही क्वेश्चन था कि फिलामेंट ऑफ स्टैमिन अटैच टू द, उसने ओवरी लिखा, सेपल लिखा, पेटल लिखा, और जवाब था थैलेमस। और स्टैमिन में 2 एंथर लोब होते हैं, 2 एंथर लोब, 2 एंथर लोब होते हैं। यानी एक स्टैमिन में कितने एंथर लोब हैं, 2 एंथर लोब हैं। अगर 2 एंथर लोब हैं तो स्टैमिन इज कॉल्ड डाइथिकस, डाइथिकस। तो इसका मतलब क्या, ऐसे भी हैं जिनमें 1 है, 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा स्टैमिन तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे स्टैमिन जरूर होते हैं जिनमें एक ही एंथर लोब होता है, एक सिंगल होता है। इसे बोलते हैं मोनोथीकस, मोनोथीकस। ये बहुत कम है। जो एक फैमिली नाम है मालवेशी, जिसमें गुड़हल आता है, जिसमें कॉटन का प्लांट आता है, उसमें होता है मोनोथीकस। लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैव द डाइथिकस एंथर। और डाइथिकस एंथर मतलब होता है, डाइथिकस स्टेम मतलब होता है कि उसमें 2 एंथर लोब होते हैं। और अब तो मोनोथीकस और डाइथिकस क्लियर हो गया। इफ स्टेम हैज सिंगल लोब दैट इज कॉल्ड मोनोथीकस, इट हैज 2 लोब दैट इज कॉल्ड डाइथिकस। अब एक और बात है,
देखिए एक एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ईच एंथर लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये मैंने बनाए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। तो ईच एंथर लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अगर डाइथिकस स्टेमिन है, एंथर डाइथिकस है, तो उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे? और एक लोब में 2 होते हैं। अगर वो मोनोथिकस तो 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते, पर चूंकि यहाँ 2 लोब हैं तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइथिकस एंथर और स्टेमिन इज टेट्रास्पोरेंजिएट, उसमें 4 स्पोरेंजिया होंगे। तो जहां डाइथिकस वर्ड आएगा आप तुरंत कह दें कि भाई साहब यहाँ तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जरूर होंगे और इसको हम बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। हम स्टेमिन की बात कर रहे हैं। और अब इसके बाद हमें देखिए स्टेमिन का जो मेन पार्ट है वो एंथर है। इस मेन पार्ट क्या? एंथर है। और एंथर का मेन पार्ट माइक्रोस्पोरेंजिया है। द मेन पार्ट ऑफ एंथर इज माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हमें जाना पड़ेगा माइक्रोस्पोरेंजिया में, उसकी स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया इज ऑलमोस्ट सेम थिंग। हम जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो वो स्ट्रक्चर एंथर की भी है और वही स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया की। तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? अगला टॉपिक हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन से लेयर हैं, इसके अंदर कौन से सेल हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे, उसकी बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट टॉपिक क्या डालेंगे? वो हम डालेंगे, पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आज इस लेक्चर में आपको देखना है कि आपको लेक्चर ड्यूरेशन में क्या कोई चेंज महसूस होती है, जो आप मुझे कल बताएंगे। मैं एक बात और बोल रहा हूं, देखिए जब आप लेक्चर देखते हो तो वहां पर आप अपना कमेंट दे सकते हो। देखो हम और आप एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो कैसे? आपका मकसद है डॉक्टर बनना और मेरा मकसद ये है कि आप डॉक्टर बने। आपकी इज्जत तब बचेगी जब डॉक्टर बन जाओगे, हमारी इज्जत कब जब डॉक्टर बन जाओगे। हम तभी तो कह पाएंगे हम अच्छे टीचर हैं। तो दोनों एक ही थैली चट्टे बट्टे, ये दोनों का चट्टे बट्टों का ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। आपको कुछ भी कहना है, आप इस क्लास को और कुछ बेटरमेंट क्या चाहते हो, यू कैन राइट। और अगर वो सजेशन अच्छा होगा तो आपके नाम के साथ में बोलूंगा कि ये जो हम चेंज कर रहे हैं, ये अच्छी बात बताने वाले हमें लल्लू सिंह, बिल्लू सिंह एंड कोई और है, हम बता देंगे उसको। तो अब अगला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। और कल आप क्या बताएंगे? तो जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम की या एंथर की, बात एक ही है। देखिए एंथर में सबसे बाहर का लेयर, कभी याद रखो, एंथर है वॉल हैज 4 लेयर्स। जो एंथर वॉल है उसमें 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर? 4 लेयर्स। अब उन लेयर की सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है, काम क्या है, ये मैं पढ़ना है। तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं सबसे बाहर लेयर बनाता हूँ, इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है, आउटरमोस्ट लेयर है किसका? इट इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम, इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। कहीं कहीं पर इसका नाम एपिथीसियम हो सकता है। क्या हो सकता है? एपिथीसियम हो सकता है। अब इसका काम क्या है? तो आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, पहला लेयर एपिडर्मिस है, और इसका काम क्या करना है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। जो प्राइमरी फंक्शन इस पर बनी है उसका काम एंथर को, माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है। और ये 1 सेल थिक होता है। इसके लेयर में एक एक सेल लगी होती है, ओवरलैप नहीं होता, तो 1 सेल थिक होता है। तो आउटरमोस्ट लेयर हो गया, एपिडर्मिस है, और काम क्या हुआ इसका? काम हुआ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन।
उसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड लेयर की। पहला हुआ एपिडर्मिस, सेकंड लेयर क्या है? इट इज कॉल्ड एंडोथीसियम। तो एंथर की वॉल में सेकंड लेयर एंडोथीसियम है। सेकंड लेयर इज एंडोथीसियम। ये नंबर 2 लेयर है, नाम दे रहे हैं हम एंडोथीसियम। और इस जो रेडियल वॉल है, इस रेडियल वॉल है यहाँ पर, इसमें रेडियल वॉल में हाइग्रोस्कोपिक फाइबर्स होते हैं, नमी सोखने वाले फाइबर्स होते हैं। और जब भी कोई प्लांट का पार्ट बाहर से एटमॉस्फेयर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो एंडोथीसियम हैज हाइग्रोस्कोपिक फाइबर्स, और ये फाइबर्स जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे तो स्वेलअप हो जाएंगे, और स्वेलअप होके जो स्पोरेंजियम की वॉल है उसको ब्रेक कर तोड़ देंगे, बर्स्ट कर देंगे, और उससे फिर जो अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, पोलन बनेंगे, वो बाहर आ जाएंगे। क्या होगा? वो बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंडोथीसियम प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करता है, और डेहिसेंस यानी जो माइक्रोस्पोरिन वॉल है उसको तोड़कर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन को बाहर आने में भी हेल्प करता है। तो ये इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है, डेहिसेंस ऑफ एंथर है। ठीक है, उसके लिए इसमें हाइग्रोस्कोपिक फाइबर्स हैं, और ये भी वन सेल थिक होता है, इसकी सेल रेडियली अरेंज होती है। उसके बाद थर्ड लेयर, जो थर्ड लेयर है वो 2 और 3 सेल थिक होता है, 2 और 3 सेल थिक होता है, और इसको बोलते हैं हम मिडिल लेयर। थर्ड लेयर कौन है? मिडिल लेयर। तो बाहर का लेयर क्या हुआ? एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या हुआ? एंडोथीसियम। उसके अंदर क्या हुआ? मिडिल लेयर। और इनमें मिडिल लेयर जो है, ये भी 1 सेल थिक है, ये भी 1 सेल थिक है, ये 2 और 3 सेल थिक होता है। और मिडिल लेयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो जो माइक्रोस्पोर बनेंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, खाना देना है, लेकिन साथ ही साथ ये डेहिसेंस में भी हेल्प करता है। ये तीनों लेयर, एपिडर्मिस भी, एंडोथीसियम भी, मिडिल लेयर भी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और डेहिसेंस भी करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें इन तीनों में से सेलेक्ट करना हो कि इनमें से डेहिसेंस के लिए मेन कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो आपका जवाब होगा एंडोथीसियम डेहिसेंस के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो तीनों लेयर की सीक्वेंस में बचल गई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर का लेयर जो होता है एंथर में या माइक्रोस्पोरेंजियम में, इसे हम बोलते हैं टैपेटम, इनर मोस्ट लेयर। ये टैपेटम कहलाता है, टैपेटम। तो हम अब बात टैपेटम कर रहे हैं, और ये भी 1 सेल थिक है, टैपेटम। तो मैं नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, नंबर 4 लेयर की बात कर रहा हूँ, ये टैपेटम। इट इज टैपेटम। क्या है ये? टैपेटम। अब सीक्वेंस आपको याद हो गई। टैपेटम डेहिसेंस को रोल प्ले नहीं करता, प्रोटेक्शन कोई रोल इसका नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। किसको? माइक्रोस्पोर को। तो मिडिल लेयर और टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और वो न्यूट्रिशन देते हैं माइक्रोस्पोर। तो देयर आर 4 लेयर्स इन द वॉल ऑफ एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पर हम टैपेटम की कुछ बात करेंगे। देखिए, टैपेटम जो है इसकी सेल मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। एक तो खास बात ये है कि सेल कैसी हैं? मल्टी न्यूक्लिएट हैं। टैपेटम की सेल का पहला फीचर क्या हो? मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट।
मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। एक इनमें ये भी है कि इसकी सेल पॉलीप्लॉइडी शो करती हैं, पॉलीप्लॉइडी यानी उनमें जो क्रोमोसोम हैं उसके 2 से ज़्यादा सेट हो सकते हैं। इनमें पॉलीटिनी होती है। क्या होती है? पॉलीटिनी। तो ये मल्टीन्यूक्लिएट होती है, पॉलीटिनी होती है, पॉलीप्लॉइडी होती है। अब पॉलीटिनी क्या है? देखिए 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम का सेट होना तो कहलाता है, वो तो कहलाएगा पॉलीप्लॉइड कंडीशन। यानी डिप्लॉइड में 2 ही सेट होते हैं, 3 हो गए ट्राइप्लॉइड हो गया, 4 हो गए टेट्राप्लॉइड हो गया। लेकिन जो पॉलीटिनी है इसमें क्या होता है कि हर क्रोमोसोम में डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है। ये हमने पढ़ा सेल में 11th में, सेल डिवीजन पढ़ा हमने, एक मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जब एक क्रोमोसोम में डीएनए के मोर देन 1 मॉलिक्यूल हो जाएं, दैट इज कॉल्ड पॉलीटिनी। और इसका रीजन क्या है? डीएनए रेप्लिकेट कर गया और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं हुआ। डीएनए तो 1 से 2 हो गया और सेल डिवीजन हुआ नहीं। तो इसका रीजन क्या है कि जब बार बार रेप्लिकेट करता रहता है और सेल डिवीजन नहीं होता, तब एक ही क्रोमोसोम में एक से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल हो जाते हैं एंड द कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीटिनी। ये खास बात है। और टैपेटम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टैपेटम एक और भी काम करता है। ये टैपेटम यूज करता है यूबिश बॉडीज। यूबिश बॉडीज ये भी टैपेटम बनाता है। ये यूबिश बॉडीज हैं, ये लिपिड डेरिवेटिव है, फैट का डेरिवेटिव है, लिपिड डेरिवेटिव है। और इन यूबिश बॉडीज से 2 चीज बनती हैं, स्पोरोपोलिन एंड पोलिन किट। क्या बनेगा? दे प्रोवाइड, ये आगे भी आएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, दे फॉर्म स्पोरोपोलिन और पोलिन किट बनाएंगे, पोलिन किट। तो टैपेटम से यूबिश बॉडीज बनती हैं, उस यूबिश बॉडीज से स्पोरोपोलिन बनता है, पोलिन किट बनता है। और इसका आगे क्या रोल है इनका, स्पोरोपोलिन क्या करेगा और पोलिन किट क्या करेगा, आगे आएगा। टेंशन ना लेके क्या है, आगे आते रहेंगे। अब ये 4 लेयर होंगे। अब देखिए टैपेटम के बिल्कुल अंदर का डिप्लॉइड सेल्स होती हैं जो आपस में काफ़ी पैक्ड होती हैं और ये डिप्लॉइड हैं। इसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज स्पोरोजीनस टिश्यू। और इस टिश्यू की सेल में डिवीजन होंगे माइटोटिक। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। और जो डिवीजन माइटोटिक है उससे इन सेल नंबर और बढ़ेगा और जो नई सेल बनेंगी दे आर कॉल्ड स्पोर मदर सेल। तो जो स्पोर टिश्यू है वो माइट डिवीजन करके स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करता है। उन स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है और उससे फिर माइक्रोस्पोर बनते हैं। और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो माइक्रोस्पोर हैं वो 4 में से किस लेयर कांटेक्ट में होते हैं? तो भैया कांटेक्ट तो टैपेटम का है। अभी तो स्पोर टिश्यू है, इससे फिर मदर सेल बनेगी, उनमें फिर मियोसिस डिवीजन होगा, तब जाके माइक्रोस्पोर बनेगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, ये स्टडी चल रही है किसकी? दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर हुआ? तो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल में 4 लेयर हो गए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। इनकी सीक्वेंस, इनके फंक्शन आपको याद हो गए। जो शुरू के 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्शन भी करते हैं और जो डेहिसेंस इसमें भी हेल्प करते हैं। लेकिन जो मेन लेयर डेहिसेंस के लिए है वो एंडोथीसियम है
और वही जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाते बन जाते हैं तब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से और उसकी वॉल स्वेलअप होती है और जो वॉल है स्पोरेंज वो टूट जाती है और फिर पोरेनियम निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और फिर वो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर में या दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, आपको देखनी है एनसीईआरटी में, तो वो स्ट्रक्चर में आपको दिखाई पड़ता है कि मैंने एक पार्ट बनाया है। अगर मैं एक पूरा लेयर बनाऊं तो ऐसे हमें दिखाई पड़ता है, एंथर में हमें ऐसे दिखाई पड़ता है, इसमें हमें ये इस तरह का एक स्पोरेंजियम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, फिर एंडोथीसियम होगा, फिर मिडिल लेयर होगा और फिर अंदर लेयर कैपिटल होगा। ऐसे ही 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद होते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगी माइक्रोस्पोरेंजियम की, लेयर के साथ क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसकी बात करेंगे? अभी तो हमने स्ट्रक्चर की बात की, क्योंकि हमें तो बनाने माइक्रोस्पोर जो एंथर है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसका जो मेन फंक्शन इसके बना है, उसका काम माइक्रोस्पोर बनाना है। तो अब मेरा पार्ट स्ट्रक्चर के बाद मेरा पार्ट क्या है? वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मैं सिंपल क्या बोलूँ? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का बनना जो है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। और माइक्रोस्पोर कहाँ बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। और किससे बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो ये स्पोरेंजियस सेल हैं ये डिवीजन करेंगी और बन जाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको बोलते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। डिप्लॉयड है 2N है, ठीक है। अब जब इनमें डिवीजन होना होता है, जब इनमें डिवीजन होना होता है तो इन सेल के चारों तरफ टेपेटम एक कंपाउंड बना के छोड़ता रहता है और वो कंपाउंड कैलोज कहलाता है। कैलोज क्या कहलाता है? कैलोज। तो टेपेटम कैलोज ही बना रहे हैं। और ये एक सेल बनाई मैंने, ये एक सेल है 2N, यानी ये है MMC 2N है और इसमें न्यूक्लियस है। इसके बाहर ये कैलोज डिपोजिट हो गया, ठीक है। यह है कैलोज। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कैलोज डिपोजिशन कब होता है? ये तब होता है जब MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करने वाली होती है? ये डिवीजन करने वाली होती है और फिर इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस। और मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती हैं, 1 से 4 सेल बनती हैं रीडनली। और कैलोज मौजूद है, 4 सेल बनी है। और इनको मैंने नाम दिया, 4 सेल एक साथ बनी हैं। जो डिवीजन मियोसिस हुआ है उसमें हमेशा 1 to 4 यानी 1 से 4 सेल बनती हैं और सेल हैप्लॉइड होती हैं। ये भी एक माइक्रोस्पोर है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। यानी एक मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। लेकिन चारों भाई, चारों माइक्रोस्पोर कैलोज की वजह से एक साथ रहते हैं और इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। और एक टेट्राड में 4 ही माइक्रोस्पोर होंगे, सिंपल सी बात है। तो
अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि अगर किसी माइक्रोस्पोरेंजियम में 10 MMC हैं, यानी 10 माइक्रो मदर सेल हैं, तो उससे कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? तो 1 2 का 4 है, 1 4 बन रहे हैं, 10 हैं तो 10 × 4 = 40 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 100 मदर सेल हैं तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब उसने क्वेश्चन घुमा दिया, उसने कहा कि एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम में 500 माइक्रोस्पोर है 500 में, तो उसे मदर सेल कितनी रही होंगी? यहाँ पर आप 4 2 का 1 कर दो, यानी अगर वो पूछ रहा मदर सेल से माइक्रोस्पोर तो 1 2 का 4 करना है, 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है। और अगर वो स्पोर से मदर सेल पूछ रहा है तो आपको 4 2 का 1 करना है, यानी आपको डिवाइड करना है। तो जब आप 500 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 125 आंसर मिलेगा, यानी उसमें 125 मदर सेल रही होंगी, तभी उसमें 500 माइक्रोस्पोर बने हैं। तो ये आप निकाल लोगे, मदर सेल माइक्रोस्पोर निकालना है, मदर सेल निकालना, ये हम कर सकते हैं और हम पता चल गया उसको हम ऐसे ही निकालते हैं। क्लियर? अब इसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये किससे कवर्ड है? कैलोस से कवर्ड है। दे आर कवर्ड विद द कैलोस। और कैलोस एक